तो जी फाइनली इस एपिसोड में पता चल चुका है कि आखिर तबरेज़ की हकीकत क्या है। और तबरेज़ को इतना तो दुख नहीं है कि दुर्योधन पर हकीकत खुलेगी तो क्या होगा। उसको वो असल दुख था कि सुंबल पर हकीकत खुलेगी तो क्या होगा, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ सुंबल की फ़िक्र है, यानी कि पैसे की फ़िक्र है। इसके बाद आप देखेंगे कि दुर्योधन बेचारी तो रो रो कर चुप कर गई, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही उर्फ़ी को पता चलता है तो उर्फ़ी तो आग बगोला हो जाता है और कहता है कि आखिर मेरा भाई इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है किसी को। आप परेशान मत हो दुर्योधन जी, बिल्कुल ना परेशान हो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। इसके बाद वो जैसे ही लाहौर पहुँचता है, वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर सुंबल मैडम दंदनाती फिर रही होती हैं, जिसको देखकर उसका दिल काफ़ी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो पूछता है कि आप है कौन हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँगी? इस पर वो कहती है कि आप कौन हैं? काफ़ी ज़्यादा पहले दोनों की बहस चलती है और वो कहता है कि आपको शर्म नहीं आई इस तरह का काम करते हुए? उल्टा वो कहती है कि आपको शर्म नहीं आ रही मुझसे ये सवाल करते हुए? यानी कि बात वहाँ पर खुल जाती है और उसको कह देता है कि मैं तबरेज़ का भाई हूँ। तो सारी हकीकत वहाँ पर खुल जाती है, जिसकी वजह से सुंबल तो बस समझिए कि ऐसे उसको आग ही लग जाती है और बिल्कुल आग बगोला हो जाती है। जैसे ही वो आग बगोला होती है तो वो तबरेज़ तबरेज़ चिल्लाने लगती है और तबरेज़ को बुलाकर उसका वो हशर करती है कि तबरेज़ का कोई हाल नहीं रहता और तबरेज़ को गुस्सा आता है उर्फ़ी पर और उर्फ़ी से लड़ाई करेगा और उसको कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की, और क्या फ़र्क पड़ता था तुम्हें, अगर तुम्हें पता चल भी गया था तो तुम उधर ही रहते, इधर आने की आखिर क्या ज़रूरत थी। आगे से वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की हरकत करते हुए, अदन जी को इतना बड़ा धोखा देते हुए। पैसे की लालच में तुम इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम सब कुछ ही भूल गए हो, तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि तुमने क्या किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि तबरेज़ कहेगा कि नहीं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं आज भी उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सुंबल को हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। लेकिन मज़े की बात ये है कि अब सुंबल इसको छोड़ेगी, यानी कि इसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तो अब देखिएगा कि इसका हाल क्या होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जूही मैडम का रिश्ता आता है और जूही के सब जो रिश्ते वाले होते हैं, जूही को पसंद करके चले जाते हैं। उसकी मेन वजह पसंदीदगी की यही होती है कि उस वक़्त उसकी ज़ुबान बंद होती है, क्योंकि इतनी लंबी ज़ुबान वाली लड़की कैसे कोई एक्सेप्ट कर सकता है। बहरहाल अब उसके भी देने का वक़्त है, यानी कि जो कुछ उसने किया है अब उसके आगे भी तो उन्होंने लानी है, इसलिए ये सारा माजरा चल रहा है। वो लड़के वाले उसको पसंद करके चले जाएँगे जूही को और कहेंगे कि हमें रिश्ता मंज़ूर है, जिसकी वजह से जूही तो हवाओं में फ्लाइंग करने लग जाती है। लेकिन वो ये नहीं समझती है कि जो कुछ उसने किया है दुर्योधन के साथ, उसको आगे वही बढ़ना है, बल्कि उससे 10 हाथ आगे ही इस दुनिया में बढ़ के जाना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही वो लोगों में उसकी शादी हो जाएगी या रिश्ता होने वाला होगा, वो लोग फ्रॉड निकल आएँगे और वही सब कुछ उसके साथ होगा, जो वो दुर्योधन के साथ करना चाह रही थी। दुर्योधन ने तो सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया होता है और वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा, इसलिए मुझे किसी चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं है। इसके बाद अब देखेंगे काफ़ी ज़्यादा टेंशन घर में पड़ चुकी है, सबका कोई हाल नहीं है, क्योंकि तहस नहस कर दी है तबरेज़ ने आके हर चीज़। और तबरेज़ ने कहा है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई है इतना बड़ा कदम उठाने की, यानी कि मेरे घर में आने की। मैंने आप लोगों को मना किया था कि मेरे घर में कोई बंदा भी इंटरफेयर ना करे, तो फिर आखिर इतनी क्या मजबूरी आ गई कि आप लोगों को मेरे घर में दोबारा आना पड़ा। यानी कि अगर मैंने कर भी ली है दूसरी शादी तो तुम्हें इससे क्या तकलीफ थी, तुम क्यों आकर उदल बोल रहे थे और सुंबल से उलझ रहे थे। सुंबल तो खैर अब उसका वो हाल करेगी, ये जो बड़े ही ठाट बाट से चल रहा है, इसकी ठाट बाट देखिए एक दिन में ही सारी ख़त्म करेगी और उसको एक ऐसा नौकर बना के रखेगी कि ये सारी ज़िंदगी याद करेगा और तरसेगा कि दुर्योधन और सुंबल में कितना फ़र्क
है और दुर्योधन इसको कितनी रिस्पेक्ट देती है। फिर आज आकर उसको हर बात पर दुर्योधन की बात ही याद आएगी, क्योंकि उसने असल में अपने माँ-बाप से भी मुँह फेर लिया है इस सुंबल की वजह से। ये चीज़ उसके बाप को भी आइडिया हो चुका है। उसका बाप कहता है तबरेज़ का उसकी माँ को कि मुझे ऐसा लगता है जो हो रहा है बहुत ही बेहतर हो रहा है, क्योंकि वो लड़की इसको किसी चीज़ का मालिक तो नहीं बनने देगी, अलबत्ता अपना नौकर ज़रूर बना के रखेगी और उसने ऐसा ही किया हुआ है। तुमने देखा नहीं कि तबरेज़ की तो आवाज़ भी ऊँची नहीं होती जब हम ये थे उनके घर में। असल में वो किसी और को पसंद करती ही नहीं, बल्कि असल ये है कि वो तबरेज़ को पसंद भी नहीं करती। तबरेज़ को तो सिर्फ़ उसने एक नौकर की हैसियत से वहाँ पे रखा हुआ है। दुर्योधन देखो ज़रा, जो कुछ भी है हमारी खिदमत में सारा दिन गुजार देती है और उफ़ तक नहीं करती, लेकिन वो लड़की उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। सलाम का जवाब देना भी उसको गवारा नहीं होता और सलाम का जवाब देना भी वो पसंद नहीं करती है। आखिर उस लड़की में ऐसे कौन से नोखे पर लगे हुए हैं? पैसे के अलावा उसके पास है ही क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बहरहाल उर्फ़ी को इतनी जल्दी जाकर कुछ नहीं करना चाहिए था, थोड़ा बहुत हाथ पैर तो मारने देता। इसने पहले ही जाकर बना-बनाई खीर जो है सारी फेंकवा दी है। इसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है और उसकी माँ कह जूही कहती है कि आप टेंशन ना लें। आप जो कुछ सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। जो काम तबरेज़ के रह गए हैं वो मैं करूँगी, यानी कि मुझे एक दफ़ा मेरी शादी होने दें। ऐसा कुछ करूँगी कि सारा कुछ कमाल हो जाएगा। उसकी माँ कहती है, हाँ मुझे यकीन है अपनी बेटी पे कि तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, हमेशा हमारा ही साथ देगी। इसलिए मैं भी बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, क्योंकि तबरेज़ ने तो हमारे से मुँह फेर लिया हुआ था और साफ-साफ हमें वहाँ पर आने से भी मना कर दिया था। इसलिए मुझे अपनी बेटी पे यकीन है कि ये जो करेगी हमारे लिए ही करेगी और हमारा ज़रूर ख़्याल रखेगी। इसके बाद वो कहती है कि आप फ़िक्र ना करें, सारा कुछ जैसे आप सोच रही हैं वैसा ही होगा। बड़े सुहाने ख्वाब सजाती है और कहती है कि देख लेना कि मैं क्या से क्या कर दूँगी। और आप देखेंगे कि दुर्योधन की ज़िंदगी को उन्होंने मज़ीद टफ़ बना दिया है। वो माँ-बेटी और ज़्यादा उस पर मुश्किलात डालती जा रही हैं और ज़्यादा गुस्सा करती रहती हैं उस पर, जिसकी वजह से वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन अपने अंदर का दुःख उर्फ़ी के अलावा किसी को नहीं बता सकती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे शफ़क़ जैसे ही घर में आती है, घर आकर देखती है कि घर का माहौल कुछ बदला-बदला है। तो वो पूछती है कि आखिर क्या हुआ है? इस पर उसकी माँ कहती है तबरेज़ की कि तुम कौन होती हो इस घर के मामलों में दखल अंदाज़ी करने वाली? आगे से शफ़क़ कहती है कि पहले तो घर के जितने काम थे उन कामों के लिए मुझे ही अंदर दाखिल किया जाता था और आज मैंने इतना आपसे पूछ लिया कि आपके घर में हंगामा क्या हुआ है तो आपने तो मुँह ही फेर लिया है। इसके बाद वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में दखल-अंदाज़ी ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि तुम्हें इस घर में लाना भी है कि नहीं। यानी कि उसकी माँ जो है वो जूही की बातों पे फुल पट्टी चढ़ी हुई है और फुल अपनी बेटी की बातें ही सुन रही है, क्योंकि उसने उसके दिमाग में बिठाया है कि शफ़क़ को इस घर में ना लेके आए और शफ़क़ की 4 गज़ लंबी ज़ुबान है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा और वो तो तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली है। इसके बाद उसको कहती है कि देखते हैं तुम्हारा क्या करना है। इसके बाद वो कहती है शफ़क़ कि मैं तो इस बात को उर्फ़ी के तक लेके जाऊँगी, उर्फ़ी से पूछूँगी कि मेरा क्या करना है। तुम्हारी माँ का तो अब बिल्कुल दीन ईमान ही बदल चुका है।